हाय स्टूडेंट्स, मैं शोले दास हूँ नॉलेज क्लब ऑनलाइन का मेडिकल एंड फार्मेसी विभाग पे सबको स्वागत करती हूँ। टुडे आई विल डिस्कस ऑन द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म मीन्स द जीव में प्रजनन, which is the first chapter of class 12 syllabus, right? पहले आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। प्रजातियों का निरंतरता के लिए सभी जीवों का विशेषता, प्रजनन प्रकारभेद, अजनन प्रजनन। स्टूडेंट्स, पूरा एपिसोड ध्यान से देखिए, जानिए, सीखिए। स्किप करते करते मत देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपका एग्जाम पे आते ही रहता है। मैं आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलो लेट्स गो। प्रजनन सभी जीवों का क्षमता है कि अपने समान जीवा प्रदान करें। इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है? ये आवश्यक जीवन प्रक्रिया है जो न केवल अस्तित्व रक्षा में मदद करते हैं, ये ऑल्सो भी जीव जाति का समूह अमरता के लिए निरंतर में मदद करते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या है? जीव विभिन्न तरीके से प्रजनन कर सकता है और गैमेट के उपस्थिति या अनुपस्थिति के माध्यम से प्रजनन दो प्रकार का होता है। एक नंबर अजनन प्रजनन, दो नंबर जन प्रजनन मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बारे में सीखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ये उस प्रकार का प्रजनन है जिसमें गैमेट का कोई गठन नहीं होता है और सेमिलियन होता है। ब्लास्टोजेनेसिस किसको बोलता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे कलियों, तुकड़े आदि से एक जीवा का विकास को ब्लास्टोजेनेसिस कहा जाता है। जो शरीर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको ब्लास्टोस बोला जाता है। इसका मतलब क्या है? जो प्रोसेस से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको ब्लास्टोजेनेसिस बोलता है, लेकिन जिस शरीर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको ब्लास्टोस बोला जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? नंबर 1, केवल एक जीव शामिल है। 2 नंबर पॉइंट, इसमें गैमेट का गठन और संश्लेषण का साथ शामिल नहीं है। 3rd पॉइंट, इसमें केवल माइटोटिक डिवीजन शामिल है। 4th पॉइंट, इसमें माता पिता का जीवा का दैहिक हिस्से से नए जीवा पैदा होता है, इसलिए इसे सोमाटोजेनिक प्रजनन भी कहा जाता है। 5th पॉइंट, उत्पादित नया व्यक्ति आनुवंशिक रूप से माता पिता का समान होता है और एक दूसरे के लिए भी, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन कोई भिन्नता पैदा नहीं करते हैं तो ये विकास में कोई भूमिका पालन नहीं करते। 6, इसमें तेजी से प्रजनन शामिल है, ये जन प्रजनन के तुलना में अधिक प्राचीनतम है। पॉइंट 7, प्रजनन के लिए पूरे माता पिता का शरीर या एक बार या शरीर का टुकड़े या एक एकल दैहिक कोशिका इन्वॉल्व हो सकती है। 8 नंबर पॉइंट, ये प्रोटोजोआ जैसे प्रोटिस्टा, एमीबा, पैरामेसियम, स्पॉन्ज, स्काइफा, कोलेंट्रेट, हाइड्रा, टुबुलारिया एसेट्रा, certain flatworms, planaria, some worms and tunicetes, sulfa, acidia, etc. It is absent from higher invertebrates and all vertebrates. Types of asexual reproduction, अजनन रिप्रोडक्शन का क्या क्या टाइप्स होता है? ये मेनली 7 तरीका है। फिशन, बडिंग, प्लाज्मेटोमी, स्पोरुलेशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। पहले वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है फिशन। ये उस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक पूरी तरह से विकसित माता पिता का जीवा 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इसमें प्रजनन यूनिट संपूर्ण जीव शरीर होता है। फिशन के प्रकारभेद, उत्पादित कोशिकाओं का संख्या का आधार पर फिशन 2 प्रकार होता है, एक बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन।
बाइनरी फिशन किसको कहा जाता है? ये अनुकूल परिस्थितियों का दौरान दो लगभग बराबर कोशिकाओं में जीव का शरीर का विभाजन होता है। ये प्रोटिस्टा, अमीबा, यूग्लिना, ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, क्लामाइडोमोनास, प्लानेरियम प्लेटफॉर्म में दिखाई देती है। बाइनरी फिशन में कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियस का विभाजन साइटोकाइनेसिस से बाद होता है ताकि माता पिता से का साथ कुछ भी ना बचे। बच्चा लोग खाती है, उगाती है और इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। बाइनरी फिशन से गुजर रहे जीवन को अमर कहा जाता है क्योंकि बाइनरी फिशन के बाद माता पिता का शरीर का साथ कुछ भी नहीं बचते, इसलिए कोई प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता है इसका। साइटोकाइनेसिस का आधार पर बाइनरी फिशन 3 प्रकार होता है: इरेगुलर और सिंपल बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। इरेगुलर और सिंपल बाइनरी फिशन पे साइटोकाइनेसिस एनी प्लेन पे होता है, लेकिन कैरियोकाइनेसिस का साथ परपेंडिकुलर में होता है। सो नथिंग इज लेफ्ट विथ पेरेंटल अमीबा which completely divides into daughter cells. So it's called immortal as it suffers no natural death. Longitudinal binary fission. Here cytokinesis takes place along longitudinal axis, that is the euglena flagellates. Means cytokinesis इसमें longitudinal axis पे होता है। Transverse binary fission. इसमें cytokinesis ट्रांसवर्स एक्सिस पे होता है। इन सीलिएट प्रोटोजोअन्स द पैरामीशियम में ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन दिखाई देती है। यहाँ माता पिता का शरीर प्रतिकूल परिस्थितियों का दौरान एक साथ कई कोशिकाओं में विभाजित होता है ताकि कोशिकाओं का जीवित रहने के संभावना बढ़ सकता है। इस प्रजनन यूनिट में पूरा माता पिता का शरीर होता है। Algae among plants, Plasmodium, malarial parasite, amoeba and monocystis में ये दिखाई देती है। मल्टीपल फिशन का दौरान माता पिता का न्यूक्लियस कई बार एमिटोसिस द्वारा विभाजित करता है। प्रत्येक न्यूक्लियस थोड़ा करके साइटोप्लाज्म लेती है और एक कोशिका बनाते हैं। माता पिता का शरीर का कुछ हिस्से साइटोप्लाज्म अनयूज्ड रह जाती है प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी। इसको अवशिष्ट शरीर कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम मनुष्यों का आरबीसी में मलेरिया परजीवी का क्या संबंध है वो देख सकते हैं। जीवन चक्र में पी वायरस का जीवन चक्र में एरिथ्रोसाइटिस की गोनी का दौरान क्रिप्टोमेरोजोइड आरबीसी में प्रवेश करता है। हीमोग्लोबिन और अन्य सेलुलर सामग्री पर फिट करते हैं और पूरी तरह से विकसित हो जाता है और इससे स्कीगोन्ट कहा जाता है। फिर मल्टीपल विकास होता है और 12 से 24 मेरोजोइड बनाता है। आरबीसी इसके बाद टूट जाता है। आरबीसी टूटने से बाद द मेरोजोइड बाहर आ जाते हैं। मेरोजोइड बाहर आने के बाद ये फिर से मल्टीपल फिशन करते हैं। जो प्रक्रिया को दोहराते हैं इसी तरह से एक महिला एनोफिलिस मॉस्किटो के पेट का दीवार पर मौजूद स्पोरेट नामक एक एंसिस्टेड उसिस्ट में स्पोरोगोनी नामक मल्टीपल फिशन होता है और की स्पोरोजोइड बनाते हैं। Similarly, amoeba undergoes multiple fission during unfavorable condition in an unencysted form as well as in encysted form. In the former, daughter cells get encysted. इसको कहता है encystation and are called spores. So the process कहता है sporulation. The cysts also help in pollination and dispersal. In the latter case, amoeba pseudopodia से withdraw हो जाता है and secretes a 3-layered chitinous cyst wall. इसको कहते हैं encystation. On the approach of favorable conditions, amoeba undergoes multiple fission and produces many small-sized amebuli or pseudopodiospores. Differences between binary and multiple fission. Number 1, binary fission में parent का body 2 कोशिकाओं में डिवीजन होता है।
लेकिन मल्टीपल फिशन में पैरेंट का बॉडी मेनी डॉटर सेल में विभाजित होता है। 2 नंबर पॉइंट, बाइनरी फिशन फेवरेबल कंडीशन में होता है लेकिन मल्टीपल फिशन अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। 3rd पॉइंट, नथिंग इज लेफ्ट विथ पेरेंट मीन्स बाइनरी फिशन का बाद साइटोप्लाज्म पैरेंट कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है क्योंकि 2 कोशिकाओं में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन मल्टीपल फिशन में रेसिडुअल साइटोप्लाज्म मिलते हैं क्योंकि इसमें जो कोशिका डिवीजन होता है एवरी कोश साइटोप्लाज्म थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं तो रेसिडुअल बॉडी रह जाता है। नेक्स्ट asexual reproduction point is the budding. budding क्या होता है? या एक से अधिक एक कशीय या बहुकशीय वृद्धि जिसे कलियां कहा जाते हैं और budding कहा जाता है। माता पिता का शरीर का ऊपर या उसका अंदर बनाते हैं budding. Each multicellular outgrowth called bud enlarges, develops the parental characters and then separates to lead an independent life. ये खाते हैं, ग्रो करते हैं, एडल्ट होने का बाद ये प्रोसेस फिर से रिपीट करते हैं। ये प्राणीकुल का अंदर स्पंज, स्काइफा, कोलेंटरेट, हाइड्रा, एनिलिड, सिलिस और ट्यूनिसेट्स सल्फा में पाया जाता है और कुछ फंगी ईस्ट में ये दिखाई देते हैं। हाइड्रा एंड साइफा में एक्सोजेनस बडिंग होता है मीन्स आउटर सरफेस पे पैरेंट का आउटर सरफेस पे इसका बडिंग होता है, लेकिन स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर का स्पॉन्ज इसको बोलते हैं स्पॉन्जिला जिसमें बडिंग एंडोजेनस होता है, उसका शरीर का अंदर पिता माता का शरीर का अंदर गेम्यूज प्रोडक्शन होता है। ये एक प्रकार बर्ड्स है जिसको गेम्यूज कहा जाता है। ईच गेम्यूज और स्पॉन्जिला इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कॉल्ड आइक्योसाइट्स सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव कोड ऑफ एम्फिडिस स्पेक्यूस। गेम्यूल हेल्प्स इन पेरिनेशन एंड डिस्पर्शन। During favorable conditions, archaeocytes come out of gametes through micropyle and form a new sponge. Scypha का exogenous buds remain attached to the parental body and it can make secondary buds to form a colony. Third type of asexual reproduction क्या है? Plasmatomy. In Opalina and Pelomyxa, both are protozoans. इसमें एक विशेष तरीका का बाइनरी फिशन होता है जिसको प्लाज्मेटोमी कहा जाता है। एक क्या होता है? इसका पेरेंट मल्टीन्यूक्लिएट होता है। मल्टीन्यूक्लिएट पेरेंट पहले कैरियोकाइनेसिस करते हैं, कैरियोकाइनेसिस का बाद साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस का बाद जो डॉटर सेल मिलते हैं वो भी मल्टीन्यूक्लिएट होता है। प्लानेरिया में ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन दिखाई देती है। फोर्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? स्पोरुलेशन और स्पोर फॉर्मेशन। फूलों का पौधा जो होता है उसमें स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन जो फूलों का पौधा नहीं होता है, फूल प्रोडक्शन नहीं होता है जिस पौधे में, उसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। और जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है उसमें भी स्पोर फॉर्मेशन होता है। इसमें पेरेंट सेल ये हंड्रेड्स ऑफ टीनी स्पोर्स प्रोडक्शन करते हैं। ये स्पोर्स है माइक्रोस्कोपिक है, टफ है, रेजिस्टेंट बॉडीज, ये गोलाकार होता है, राउंड शेप, and can grow into a new plant under suitable condition. इसका एग्जाम्पल ये फंगी, ग्रीन एल्गी, मोल्ड्स, प्रोटोजोआ एंड फर्न्स होता है। साइंटिस्ट लोग बिलीव करते हैं बैक्टीरिया में भी स्पोरुलेशन दिखाई देती है, लेकिन बैक्टीरिया में स्पोरुलेशन तब होता है जब इसका एडवर्स कंडीशन मिलता है, क्योंकि ये एडवर्स कंडीशन में वो सर्वाइव करने के लिए स्पोरुलेशन करते हैं। राइजोपस स्पोरेंजिया नामक बहुत सारे स्पोर उत्पन्न करते हैं। ये स्पोरेंजिया देखने में एक नॉब का जैसा होता है। ये नॉब एक थ्रेड का ऊपर बैठते हैं। ये थ्रेड को हाइफी कहा जाता है। ये हाइफी और स्पोरेंजिया फट जाने का बाद स्पोर ये रेन, एयर और इंसेक्ट का द्वारा स्प्रेड हो जाता है एंड
इस सेल का ऊपर गिरने के बाद इससे राइजोपस उद्भिद और पौधों प्रिपेयर होता है। ये उस प्रकार का एनालॉजिक प्रजनन है जिसमें माता पिता का शरीर तरंग क्रिया जैसे स्पंज या पुराने हिस्से का मृत्यु और कशिया से 2 या अधिक टुकड़ों में टूट जाता है। शरीर का प्रत्येक टुकड़ा से एक जीवन विकसित होता है। ये कुछ फ्लैट क्रेमी माइक्रोस्टोमम, कोलेंट्रेट और एचिनोडर्म में समुद्री का एनिमोन होता है उसमें पाया जाता है। स्टारफिश का अंदर भी ये फ्रैगमेंटेशन दिखाई देती है। कैसे? ये इसका जो केंद्रीय डिस्क होता है उसका साथ इसका एक हाथ जुड़ जाएंगे तो ये एक हाथ से एक पूरा स्टारफिश मिल सकता है। फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस का कुछ एडवांटेजेस होता है। इसमें यौन संगी का कोई प्रयोजन नहीं होता है और प्रजनन का रेट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज क्या क्या होता है? ये न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स एंड वेरिएशंस नहीं होने का दौरान इसमें एनवायरनमेंट का जो डिफरेंस हो जाता है इसमें ढलने से में सक्षम नहीं हो सकता है। इसलिए व्यक्ति बदलाना वातावरण में डालने में सक्षम नहीं हो सकता है। और क्या होता है? ये आमतौर पर भी और अस्तित्व के लिए संघर्ष के ओर जाता है। 6 टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रीजेनरेशन, पुनर्जनन को किसी जीवा के खोई हुई हिस्सा को विकसित करने के लिए ये पूरा रूप दे देता है। ये प्रोटोजोआ, स्पॉन्ज, हाइड्रा, अर्थवर्म एंड स्टारफिश में दिखाई देती है। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन? ये लास्ट टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? कुछ उद्भिदों और पौधों में उसका रूट, स्टेम और इसका लीव्स से न्यू पौधों उत्पादित हो सकता है। ये प्रक्रिया को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। ये प्राकृतिक उपाय से भी हो सकता है और कृत्रिम और घर में भी बना जा सकता है। जैसा कुछ रूट, जैसा स्वीट पोटैटो, बेगुनिया, डालिया, इसका स्वॉलन रूट होता है। ये स्टोरेज सिस्टम हिसाब से भी काम करते हैं प्लांट का अंदर। इसका जो ट्यूबर होता है उससे न्यू प्लांट निकलता है। इसका जेनेटिक मेकअप पैन का साथ मिलते जुलता है। इसका ट्यूबर का साथ जो बर्ड्स होता है वो स्टेम से अलग कर देने से न्यू प्लांट का जनरेट हो जाता है। ये स्टेम से भी ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है। जैसा प्याज, डैफोडिल, स्ट्रॉबेरी, इसका स्टेम से न्यू प्लांट उत्पन्न कर सकता है। स्टेम प्रोसेस से 6 प्रोसेस का साथ ये स्टेम वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है। रनर, बल्ब्स, राइजोम्स, कॉर्न्स, ट्यूबर्स, सकर्स। रनर 1 टाइप का पौधा होता है जैसा स्ट्रॉबेरी। इसका बहुत लंबे डाल होता है। ये डाल का थोड़ा बाद बर्ड्स निकलता है। बर्ड्स का नीचे से बहुत सारे रूट निकलता है। ये रूट जब भी सॉइल का पास आता है और नया प्लांट निकलता है, बेबी प्लांट। ऐसे करके ये राना का डाल स्प्रेड होता जाता है एंड न्यू प्लांट प्रोडक्शन करते जाता है। राइजोम्स होता है कैना लिली, आइरिस, अदरक, बांसुरी। इसमें राइजोम से ये न्यू प्लांट जनरेट होता है। ये होता है एक फ्लेशिया अंडरग्राउंड स्टेम्स जो भी स्टोरेज सिस्टम हिसाब से काम करते हैं। ऑल्सो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हिसाब से भी काम करते हैं। बल्ब्स, ऑनियन, गार्लिक, ये सब बल्ब्स होता है। ये बल्ब्स से भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ये बल्ब्स enclosed with fleshy concentric layered leaves. Bulbs produce smaller buds. छोटा बर्ड्स इसमें निकलता है। ये बर्ड्स को जब सेपरेट कर देता है, ये सेपरेट से ही नया पौधा निकल सकता है। Corns in vegetative propagation. Corns are storage structures of some plants. They are swollen underground stems with dry scales leaves covering them. In favorable conditions, they grow in size and can remain dormant
इन एडवर्स कंडीशंस। जैसा इसका कॉर्नेस निकलता है, डॉटर कॉर्न्स को कॉर्नेस कहा जाता है। कॉर्नेस कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड एंड प्लांटेड। कॉर्न्स आर डिफाइंड फ्रॉम बल्ब्स। When cut opens, they are solid and not layered like that of bulbs. Gladiolus, crocus, इसमें ये कौन से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। स्टेम ट्यूबर्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ट्यूबर का बारे में बताने से पहले, ये ट्यूबर दो तरीका का होता है, एक स्टेम ट्यूबर, एक रूट ट्यूबर। दोनों ही स्टोरेज सिस्टम है हिसाब से ही काम करते हैं, लेकिन स्टेम ट्यूबर का स्टेम का पार्ट वो हेल्दी होता है, लेकिन और रूट ट्यूबर का रूट का पार्ट हेल्दी हो जाता है। ये स्टेम ट्यूबर का ऊपर आंखें होता है, ये जैसा पोटैटो का बॉडी में दिखाई देता है छोटा छोटा आंखें, वो आंखें से बर्ड्स निकलता है। एवरी आंखें को हम लोग अलग कर सकते हैं, तो ये एवरी आंखें से नया नया पौधा मिल सकता है। सकर्स जैसा बनाना, प्लांटेन, रास्पबेरी, चेरी, इससे सकर्स प्रोसेस से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। इसका मेन जो मदर प्लांट होता है, उसका स्टेम का बगल में एक डॉटर शूट निकलता है, वो शूट से नया प्लांट बना जा सकता है। ये शूट्स का बगल में और भी नया शूट्स बन सकता है, उससे भी नया प्लांट बना सकता है। लीव्स पत्तों से भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जा सकता है। जैसा बेगोनिया प्लांट का जो पत्ता होता है, उसका वो आप सॉइल के ऊपर रख देने से उससे छोटा छोटा बर्ड निकलता है। वो छोटा छोटा बर्ड से भी नया नया प्लांट का उत्पादन हो सकता है। सो स्टूडेंट, इसे अच्छा से पढ़ो, देखो। मुझे बहुत यकीन है कि आपको इन सभी प्रक्रिया को याद करने के लिए बहुत ही कम समय लगेंगे। मैं बहुत स्लो प्रोसेस में लेक्चर दिया है क्योंकि ये आपको थोड़ा मदद करेंगे ये समझने के लिए। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कैसा लगा ये एपिसोड, और ऐसे ही स्लो प्रोसेस में मैं समझाऊँ और स्पीड में मैं समझाऊँ। और कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे ज़रूर लिखिए, मैं कन्फ्यूजन क्लियर करने का मदद करेंगे। अगले एपिसोड में हम जन प्रजनन प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। आज का एपिसोड खत्म करने से पहले, इसी एपिसोड आपको पसंद हुए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी चैनल को सब्सक्राइब करने से मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक कर दीजिए, इसमें आपको सारे अपडेट जल्दी जल्दी मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं जल्दी आ रहा हूँ, तब तक अलविदा।